नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आता है और आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्यूआर कोड स्कैन कर या फिर चैनल के मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। आज से कुछ समय पहले आपको इस तरह की खबरें सुनाई देती होंगी कि भैया चाइना ने भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत घेर लिया है, या फिर सुनाई देता होगा कि ओआईसी ने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ एक टफ स्टैंड लिया है। यह वो समय था जब भारत कहीं ना कहीं डिफेंसिव मोड में रहता था, लेकिन भारत ने अब पूरी की पूरी रणनीति अब अपनी बदलती नजर आ रही है। अब भारत कहीं एग्रेसिव और असर्टिव होता नजर आ रहा है, और खासकर अपने वो दुश्मन जो डायरेक्टली भारत को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, वो हर तरीके से उनको उन्हीं की टेरिटरी में जाकर, कितना भी दूर हो, कितना भी मजबूत हो, उसको घेरता नजर आ रहा है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी कि भारत किस तरीके से अपने एक एक दुश्मन को उसी की टर्फ पर, उसी की सीमाओं में जाकर घेरने का प्रयास कर रहा है। देखिए, एक भारत पिछले साल ऑपरेशन ऑफ सिंदूर हुआ, उसके बाद मणिपुर का पूरा एपिसोड हुआ, और भारत में जिस तरीके से इलीगल इमिग्रेशन आज एक बड़ी समस्या है, ये वो 3 वाटरशेड मोमेंट्स हैं जिसने भारत की कम से कम पिछले 24 महीने में, कहिए 1.5-2 साल के अंदर पूरी की पूरी डॉक्ट्रिन को बिल्कुल सिर से उलट दिया है। अब भारत कहीं एग्रेसिव नजर आता है। अब भारत ये विचार कर रहा है कि भैया जो भी इस ऑप सिंदूर में थे, या जो लोग भी मणिपुर को डिस्टेबलाइज करना चाह रहे हैं, अब उनको उन्हीं की दवाई चखाने का समय आ गया है। ऑप सिंदूर में लगभग 4 देश थे। भारत ने पहले 4 कहा, फिर उससे 3 कहा, टर्की, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, या कहे परोक्ष रूप से ही, ये चारों देश उसके अंदर थे। अब भारत ने ये तय कर लिया है कि भैया चारों को ही परेशान करना है। भारत की जितनी कैपेबिलिटी है उस हद तक जाकर परेशान करना है। कैपेबिलिटी एनहेंस होगी, परेशानियां फिर आगे और बढ़ाई जाएंगी, लेकिन फिलहाल जितनी है उससे तो शुरुआत की जाए। सबसे पहले शुरू करते हैं टर्की, जो सबसे छोटा प्लेयर था इसके अंदर। उसने पूरा रोल निभाया कि किस तरीके से ऑप सिंदूर के अंदर जो उसके हजारों ड्रोन पाकिस्तान पहुंचे, साथ ही उसके जो ड्रोन के पायलट्स, इंस्ट्रक्टर्स, ट्रेनर्स थे, वो भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। जब भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलें चलाई या नागास्त्र ड्रोन चलाई या जो भी अलग अलग तरह का म्यूनिशन वहां पे एक्सरसाइज किया, तो उसमें वो पायलट या ट्रेनर्स भी मारे गए थे। यानी कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था टर्की का। तो भारत ने कहा कि भैया आप टर्की वालों को भी समझ आना चाहिए कि दूसरी की सीमाओं में जाकर आप लड़ते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब वो युद्ध आपकी सीमाओं तक आ जाए तो कैसा महसूस होता है। और वही कर रहा है भारत। जब बंगाल के चुनाव चल रहे थे तो उस दौरान साइप्रस एक देश है, उसके राष्ट्रपति भारत आए, और बड़ी शांति से वो, क्योंकि चुनावी खबरें चल रही थी तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो खबर दब गई। लेकिन ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण था। पिछले साल भारत के प्रधानमंत्री भी साइप्रस गए थे। साइप्रस वो देश है जिसका उत्तरी हिस्सा टर्की ने कब्जा किया हुआ है। और जब भारत के प्रधानमंत्री वहां गए थे और वहां बाकायदा खड़े हुए थे, उन्होंने उसकी तरफ इशारा करके फोटो खिंचवाया था, जैसे वहां के राष्ट्रपति को कह रहे हो, कोई नहीं भाई, रुक जा, तुझे दिलाएंगे एक दिन ये जगह। दरअसल टर्की के आसपास 3 देश हैं, ग्रीस, साइप्रस और इजराइल। तीनों ही टर्की के दुश्मन हैं, और भारत ने तीनों को ही या तो हथियार सप्लाई करना शुरू कर दिया है, उनके साथ डिफेंस कॉपरेशन शुरू कर दी है, उनके साथ इंटेलिजेंस कॉपरेशन है, साइबर सिक्योरिटी है, मैरिटाइम सिक्योरिटी है, हर कुछ। और यहां तक कि उन देशों के साथ जाकर भारत नेवल एक्सरसाइजेस कर रहा है, यानी टर्की को उसी की टर्फ पर घेरने का प्रयास है। सबसे पहले साइप्रस के जब राष्ट्रपति भारत आते हैं तो भारत के साथ बड़ी डिफेंस डील की बात हो रही है। साथ ही टेक, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी भारत और साइप्रस काम कर रहे हैं। अगर साइबर सिक्योरिटी, टेक ट्रांसफर और यहां तक कि इंटेलिजेंस ट्रांसफर की बात होती है, तो भैया इसका मतलब भारत को टर्की के आसपास, यानी ईस्टर्न जो मेडिटेरेनियन सी है, उसमें भारत का प्रभुत्व होगा। मतलब कम से कम उसे जानकारी होगी इंटेलिजेंस की कि वहां टर्की क्या कर रहा है, वहां होने क्या जा रहा है, यानी उसका जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो कहीं बढ़ेगा। और डिफेंस कॉपरेशन में भारत साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बात कर रहा है। यह डील लगभग 1.2 बिलियन यूरोस की होने वाली है। इसके अलावा कामाकाजी ड्रोन्स, जिसमें नागास्त्र 1, स्काई स्ट्राइकर, ये सब भी भारत साइप्रस को देने की बात कर रहा है। इसके अलावा ग्रीस को भी भारत अपने हथियार बेचना चाहता है। भारत ऑलरेडी ग्रीस के साथ नेवल एक्सरसाइजेस कर चुका है। भारत ग्रीस को डायरेक्ट इस तरह के हाईटेक हथियार नहीं बेच सकता,
तो संभवतः वो साइप्रस को बेचेगा और फिर साइप्रस कहीं ना कहीं किसी और तरीके से वो ग्रीस तक पहुंचा दिए जाएंगे। और इजराइल के साथ भारत के किस तरह के संबंध है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद जब ये खबरें सामने आ रही हैं कि भैया इस तरीके से भारत अपने आप को असर्ट कर रहा है, इस तरीके से पूरा का पूरा एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स या कहें एक मिसाइल बेल्ट भारत तैयार कर रहा है। दुनिया में कई जगह भारत मिसाइल बेल्ट तैयार कर रहा है, वो उसी में बात करूंगा इस पूरे एपिसोड में। तो जो वहां एक मिसाइल बेल्ट तैयार हो रही है कि आप ग्रीस को भी आर्म कर रहे हैं, आप साइप्रस को भी आर्म कर रहे हैं, यहां तक कि इजराइल को भी आपने बहुत सारा एम्यूनिशन बेचा है। और ये पूरे वो देश हैं जो आज के समय में टर्की के ठीक नीचे बैठे हैं। ये टर्की है, उसके आप लेफ्ट साइड में देखेंगे ग्रीस है, साउथ में साइप्रस है, और साइप्रस के और थोड़ा नीचे जाएंगे, इस मैप में नहीं है, वहां कहीं इजराइल है। दरअसल इन तीन देशों की दिक्कत यह है कि टर्की जिस तरीके से आज इकोनॉमिक हालत में है, उसकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ऊपर है, उसकी जो करेंसी है वो लगातार गिर रही है। लेकिन उसे ये लगता है कि जो ये वाला रीजन है टर्की के दक्षिण में, जो मेडिटेरियन सी है, इसके अंदर गैस के तेल के बड़े भंडार हैं, और वहां धीरे धीरे वो जो अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको बढ़ाना चाह रहा है कि भैया जितना बड़ा इकोनॉमिक जोन होगा उसमें उतना एक्सट्रैक्शन मैं कर पाऊंगा, उतने तेल गैस के भंडार मेरे प्रभुत्व में आएंगे। लेकिन वो जो ग्रीस है, साइप्रस है, यहां तक कि इजिप्ट है, उसके इकोनॉमिक जोन्स को वो एक तरीके से एनक्रोच कर रहा है, उनके ऊपर आगे बढ़ रहा है, वो इसके खिलाफ आकर खड़े हुए हैं। तो भारत ने जो वहां की दुश्मनी है टर्की की, टर्की के जो दुश्मन है उसकी जिनसे लड़ाई है, भारत कह रहा है भैया दुश्मन का जो दुश्मन है वो मेरा दोस्त है, तो भारत उनसे दोस्ती कर रहा है। क्योंकि यहां से आईमेक भी जाना है, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर भी इसी इलाके से जाना है, और वो टर्की को बाईपास करके जा रहा है। और टर्की को सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भैया आईमेक मेरे यहां से नहीं जाएगा। जो बड़े बड़े ये खनिज के भंडार हैं वो साइप्रस के इकोनॉमिक जोन में आते हैं, ग्रीस के में आते हैं, वो उनको कब्जा करने का प्रयास है। और भारत ये सुनिश्चित कर रहा है कि भैया ऐसे तो नहीं आसानी से तुम्हारे हाथ चीजें लगने देंगे। अगर साइप्रस के पास आज के समय में ये एम्यूनेशन होता है या ग्रीस के पास होता है, तो जो उसके शिपिंग लेन्स हैं, जो उसके एसईजेड्स हैं, जो उसके अलग अलग कंटेस्टेड आइलैंड्स हैं, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड पे उन दोनों की सबकी लड़ाई भी है, तो उतनी आसानी से टर्की उनको ले नहीं पाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो टर्की की अर्थव्यवस्था के लिए आने वाला समय बड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि टर्की सिर्फ इस चीज पर बैठ लगा के बैठा है क्योंकि जो ये एनर्जी हब है, जो एनर्जी रिसोर्सेज है, ये मेरे पास आएंगे तो शायद मेरे दिन कुछ बदल जाए। क्योंकि वो चाहता है कि अगर कतर से यूरोप में कोई पाइपलाइन जाए तो तुर्की के थ्रू जाए, ईरान से कुछ जाए, अगर भविष्य में यूरोप में जाना है तो मेरे थ्रू जाए। लेकिन यहां तो इजराइल, साइप्रस और ग्रीस अपनी पाइपलाइन बिछा रहे हैं अलग से, टर्की को बाईपास करके। और हो सकता है कि कल को अगर ईरान और कतर से कुछ आए तो शायद वो इसी पाइपलाइन में जुड़ जाए, तो तुर्की को वो भी खतरा है। तो भारत ने कहा भैया तुम लड़ रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें हथियार हम देंगे, इंटेलिजेंस इनपुट हम देंगे, टेक हम देंगे, साइबर सिक्योरिटी हम देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भारत में इन्वेस्टमेंट करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसके बाद भारत की एंट्री उस ईस्ट मेडिटेरेनियन में भी हो जाती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले समय में आईमेक के। साथ ही जो यूरोप ने एक नया इनिशिएटिव निकाला है, सेफ एक्शन फॉर यूरोप, वो हथियार खरीदना चाहता है। तो ग्रीस के माध्यम से भैया हम साइप्रस को बेचे, साइप्रस ग्रीस में जाए, और ग्रीस के माध्यम से एक बार यूरोपियन मार्केट में भारत का साजो सामान अगर एंटर हो जाता है, हथियार वहां पर पहुंच जाते हैं, हो सकता है पहले एक दो चीजें जाएं, फिर और कुछ जाए, तो धीरे धीरे भारत का जो डिफेंस का इकोसिस्टम खड़ा होगा, उसके बाद जो प्राइवेट कंपनीज जिस तरीके से काम कर रही हैं उससे भी बड़ा खतरा है। तो भारत इस रास्ते से ना सिर्फ टर्की को बैलेंस कर रहा है, बल्कि अपने लिए आने वाले भविष्य में जो उसका डिफेंस का एक्सपोर्ट हो सकता है यूरोप के मार्केट में, वहां किस तरीके से एंट्री हो, भारत उसके लिए भी तैयारी कर रहा है। मान लीजिए कल को कोई बात होती है, साइप्रस इन हथियारों का इस्तेमाल करता है, ग्रीस करता है, इजराइल करता है, कोई भी करता है, और वो कामयाब होते हैं, तो भैया वो तो एक तरीके से टेस्टेड है ना। वो भारत ने जो पाकिस्तान में किया वो टेस्ट किया, सफल रहा, तभी तो साइप्रस आया, तभी तो ग्रीस आया। ऐसे ही अगर वहां पे कुछ होता है और वो कामयाब रहते हैं, तो भैया फिर वो यूरोप के लिए भी मार्केट होगा, हो सकता है अफ्रीका के लिए भी बड़ा मार्केट बन जाए। जरूरी नहीं है कि हर जगह ब्रह्मोस ही बिके, बहुत सारी चीजें हैं। ऑलरेडी पिनाका है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स है, अर्मेनिया, इन सबको भी बेचा है उसी रीजन में, वो भी टर्की का दुश्मन है।
तो टर्की को तो वहां एक तरीके से घेर लिया है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है चाइना। जिस तरीके से साउथ चाइना सी में चाइना अपने प्रभुत्व को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है, वो 9 डैश लाइन के माध्यम से जो उसके आसपास के छोटे छोटे देश हैं उनके एरिया को भी अपना क्लेम कर रहा है। इसलिए वियतनाम हो, इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, हर एक के साथ उसकी दिक्कत है, हर एक के साथ उसकी जो टेरिटोरियल वाटर्स है या फिर उसके जो द्वीप हैं उनके ऊपर झगड़ा है। जो एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स है, ईईजेड्स, कि भैया आपके तट से कुछ किलोमीटर तक का जो एरिया होता है उसमें आप कुछ भी निकाले वो आपका होता है। मान लीजिए आपका तट है, उससे आपने यहां इतने किलोमीटर तक आपने वो एक्सरसाइज किया, लेकिन आप कोई द्वीप बना देते हैं इसके बाहर जाकर, तो फिर उतने ही किलोमीटर का गोला उसके चारों तरफ खींच लीजिए तो वो एक्स्ट्रा बन जाता है। तो वो जो द्वीप वियतनाम के हैं, इंडोनेशिया के हैं या फिलीपींस के हैं, उनको भी क्लेम करता है ताकि उसका जो ईईजेड है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसका दायरा बढ़ जाए। अब उनकी सुरक्षा कैसे हो? उनकी सुरक्षा के लिए भी भारत आया है। उसने एक और मिलिट्री बेल्ट, एक और मिसाइल बेल्ट, माफ कीजिएगा, वहां पर भी तैयार करनी शुरू कर दी। सबसे पहले भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें बेची थी, जो लगभग 450-500 किलोमीटर की रेंज की थी, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज। अब भारत वो भी देने जा रहा है। फिलीपींस को पहले ब्रह्मोस दी, परेशान हो गया चाइना, ये 9 डैश लाइन है, यहां तक वो क्लेम करता है। तो वियतनाम है, नीचे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, सब कोई परेशान है उससे। पहले फिलीपींस को हमने दिया, अब उसके बाद अब वियतनाम के साथ भी हमारी डील लगभग फाइनल हो चुकी है। जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं राजेश कुमार सिंह, उन्होंने शंग्रीला डायलॉग में बात रखी कि हमारी वियतनाम के साथ डील फाइनल हो चुकी है। और जब ये डील साइन होने की बात शुरू हो रही थी, लगभग $630 मिलियन की ये डील थी। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, लेकिन फिलीपींस के बाद वियतनाम दूसरा देश है जिसको हमने ब्रह्मोस बेच दी। और डिफेंस सेक्रेटरी ने एक बात और कही कि इंडोनेशिया के साथ भी हमारी जो डील है वो लगभग फाइनल स्टेजेस में है। यानी कि कभी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की बात होती थी कि भैया ग्वादर में आके बैठ गए, नीचे हम्बनटोटा में आकर बैठ गए, फला जंगे आकर बैठ गए, इतने सारे हमारे आसपास उन्होंने पोर्ट्स डेवलप कर लिए हैं, म्यांमार में आकर बैठ गए और भारत को तो घेरना शुरू कर दिया। तो भैया भारत ने कहा कि हम भी मिसाइल बेल्ट बनाएंगे, हम भी वियतनाम को देंगे, हम भी फिलीपींस को देंगे। इंडोनेशिया के साथ भी लगभग $450 मिलियन की डील चल रही है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज दिया जा रहा है कि पहले जो रेंज थी उसे बढ़ा लो भैया 150-200 और ये छोटे छोटे देश हैं, भारत की अपेक्षा बहुत छोटे देश हैं, इनके लिए वो जो एक्सटेंडेड रेंज है 450-500 किलोमीटर बहुत है। कुछ अपनी नेवी है, कुछ और उनके पास हथियार होंगे, सबको अगर वो इंटीग्रेट कर देंगे। और बल्कि फिलीपींस ने अभी एक मिलिट्री एक्सरसाइज की जापान के साथ और एक और कंट्री था उसके साथ, वहां पर वो इंटर ऑपरेबिलिटी की जो प्रॉब्लम होती है वो भी सॉल्व हो गई ब्रह्मोस की। यानी आपके पास कोई और हथियार है पहले से, उनके साथ भी आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका वो हथियार ब्रह्मोस को नहीं पहचानेगा, दोनों को आप इंटीग्रेट करके चला सकते हैं। भारत वो ऑप्शन भी दे रहा है, वो फैसिलिटी भी दे रहा है। और अगर ये 3-3, 4-4 देश इस चीज को लेकर वहां बैठ गए तो क्या चाइना उस तरीके से असर्ट कर पाएगा? जो शिपिंग लेन्स हैं उसके जो वहां पर भी बहुत सारे कंटेस्टेड आइलैंड्स हैं, उनकी भी सुरक्षा फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया कर पाएंगे। तो भैया डायरेक्ट तो नहीं लड़ेगा, चाइना भी कोई डायरेक्ट नहीं लड़ता भारत से। भारत भी कह रहा है हम डायरेक्ट नहीं लड़ेंगे साहब, व्यापार करेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई, बहुत अच्छा है सब कुछ। लेकिन जहां तुम्हें परेशानी हो सकती है, जहां तुम्हें चोट लग सकती है, भारत वहां पहुंचेगा। अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए भारत जहां जाना चाहता है वहां जाएगा, और भारत पहुंच रहा है। तो अगर आप पश्चिम में देखें तो टर्की को भी बैलेंस किया जा रहा है, अगर आप पूर्व में देखें तो चाइना को भी बैलेंस किया जा रहा है। उसके अलावा भारत का एक और पड़ोसी देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के भी पेंच धीरे धीरे कसे जा रहे हैं। पहले भारत की पाकिस्तान के लिए जो डॉक्ट्रिन थी वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन थी कि भैया पाकिस्तान के साथ कोई युद्ध होगा तो फटाफट भारत की स्ट्राइक फोर्स और इस तरीके से छोटी छोटी टुकड़ियां घुसेंगी, कुछ करेंगी। ऑपरेशन पराक्रम के बाद भारत ने अपनी कोल्ड स्टार्ट की जो डॉक्ट्रिन है उसको लॉन्च किया था, क्योंकि तब बहुत धीरे 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 मोबिलाइज होते होते काफी समय लग गया था और भारत जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहता था वो नहीं हो पाया था। उसके बाद कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन आई कि भैया जल्दी से जाकर हम स्ट्राइक करेंगे, जितने सैनिक हमारे पास होंगे उन्हें लेके घुस जाएंगे।
लेकिन मोदी सरकार ने उसको भी और एनहेंस किया कि भैया जो काम हफ्तों में होता था वो दिनों में होने लगा कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन से। अब इन्होंने कहा नहीं, इसे घंटों में करना है। तो क्यों लेके जाने अपने सैनिक, फटाफट जाओ एयर स्ट्राइक करो, बेसिस तबाह करो, मिसाइलें दागो, क्या दिक्कत है? हफ्तों में नहीं, दिनों में नहीं, घंटों में काम होना चाहिए। और उसके लिए अपने जो शस्त्र हैं उनको मजबूत किया जाए। ब्रह्मोस तो है ही, उसके बाद सूर्यास्त्र। भैया 300-300 किलोमीटर तक आप गोला मारने की बात कर रहे हैं, तोप का। यानी आपकी तो भारत में खड़ी है, आपको कुछ नहीं करना, यहां से गोला मारना है और वहां जाकर गिरेगा। उसके अलावा ड्रोन वॉरफेयर में शायद भारत की जो कैपेबिलिटी है, पाकिस्तान कहीं पर भी नहीं है, नॉट इवन 10%। स्वॉर्म ड्रोन्स हैं। उसके अलावा प्रलय, पिनाका, नागास्त्र, स्काई स्ट्राइकर, आकाश एयर डिफेंस, शेषनाग, ये तो कुछ नाम हैं जो भारत में बैठकर आप चलाएंगे और पाकिस्तान में कहां जाकर गिर सकता है। वो पाकिस्तान की, मुझे वो वीडियोस बड़ी एंटरटेनिंग लगती हैं। वो 7, 8, 9, 10 तारीख में वो ड्रोन आते थे, उनमें से आवाज आती थी, हरूप ड्रोन्स होते थे ना वो इजराइल वाले, शू करके आते थे और लगते थे, और उधर से आवाज आती, अरे भाईजान हमला हो गया। तो भारत ने उस कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को और एनहेंस किया और बेहतर किया कि जो रिस्पांस टाइम है वो और कम होना चाहिए, अपने टर्म्स पर होना चाहिए। और पाकिस्तान उस चीज को समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, पिछले 1 साल में जो उसका नुकसान हुआ था ऑप सिंदूर के दौरान, उसने बहुत कुछ रिकवर कर लिया है, रडार सिस्टम से लेकर अपना, मतलब बहुत हद तक, टोटल नहीं, हाँ 70-75% तक उसने वो रिकवर कर लिया है। चाइना ने, अमेरिका ने बहुत मदद की है। लेकिन भारत भी जो पिछली बार किया था जरूरी नहीं है ना वो करेगा। हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई ना, एयर स्ट्राइक हुई। एयर स्ट्राइक के बाद दोबारा एयर स्ट्राइक नहीं हुई, ऑप सिंदूर हुआ। ऑप सिंदूर के बाद जरूरी नहीं है ये होगा, कुछ और होगा। और तभी कहा गया था कि भारत ने अपनी कैपेबिलिटी का 5 से 10% भी इस्तेमाल नहीं किया। और जो वो आपका एक न्यूक्लियर थ्रेट का परसेप्शन था भारत के खिलाफ कि भैया हम न्यूक्लियर का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, वो तो हमने एक रात में, रात को 1:30-2 बजे 6-7 तारीख की रात को हमने वो ब्लफ को न्यूट्रलाइज कर दिया बड़े आसानी से। तो और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भारत की तरफ से किया गया, तभी तो आपकी जो उड़ती हुई मिसाइलें थी PL-15 भारत में गिर रही। भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आपको दिखाया, तभी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन, हाँ कोई ड्रोन ऊपर गिरा, फूटा है, उसकी डेबरी नीचे आकर गिरी है, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी आप टारगेट हिट नहीं कर पाए। आपने हरमंदर साहिब से लेकर दिल्ली तक हर एक को स्ट्राइक करने का प्रयास किया, आप कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाए। हाँ, भारत ने काम और किया, रशिया की मदद से अब तालिबान को हथियार जरूर पहुंच रहा है। रशिया की और तालिबान की एक डिफेंस डील हुई है जिसमें रशिया तालिबान को दुनिया भर का हथियार बेचेगा। और ये कब होती है? ये तब होती है जब अजीत डोवाल रशिया जाते हैं। तो ये तो एक कोइंसिडेंस है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान को भारत की तरफ से हो या अफगानिस्तान की तरफ से हो, भारत हर तरह से स्क्वीज करने का प्रयास करेगा। और जो ईरान वाला एपिसोड हुआ है ना, उसकी वजह से पाकिस्तान का जो थोड़ा स्टॉक मार्केट का स्टॉक अप हो गया था, जिस दिन ये ईरान वॉर रुकेगी आप ये समझिए पाकिस्तान वहीं पहुंच जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की उसके बाद और क्या जरूरत है। कम से ठीक है, बैक बर्नर पे रखा रहेगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा कभी हो सकता है इस्तेमाल हो जाए, लेकिन अमेरिका को उसका खुलकर उसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी फिलहाल है। भविष्य में कुछ होगा तब अलग बात है, लेकिन फिलहाल के लिए उसके स्टॉक प्राइस डाउन हो जाएंगे। उधर से तालिबान को हथियार मिल चुका होगा, फिर तो पाकिस्तान को भी धीरे धीरे इंडस वाटर ट्रीटी, पानी नहीं पहुंचेगा, फिर क्या करेंगे आप? तो भैया पाकिस्तान के लिए तो हमारे पास इतने पेंच हैं कि अगर उन्हें कसते रहें तो भारत ठीक है, वो थोड़ा, अब जो एक थोड़ी सी भारत के अंदर है ना कि वो वसुदेव कुटुंबकम, सरदार संभाव, पड़ोसी, वो थोड़ा सा रहता है, शायद इसलिए बच जाता है। उसके बाद एक और देश है म्यांमार, वहां पर भी जिस तरीके से आज बैटल ग्राउंड बना हुआ है, RNAW हो, MSS हो, CIA हो, मुसाद हो, MI6 हो, सबके लिए भारत वहां पर भी धीरे धीरे अपने आप को असर्ट कर रहा है, अपने आप को आगे बढ़ा रहा है। इस वीडियो से ठीक पहले वाला एपिसोड मैंने उसी के ऊपर किया था कि किस तरीके से भारत म्यांमार के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति है, जो भारत के पक्ष के नहीं माने जाते, जो चाइना के माने जाते हैं, वो अपनी पहली यात्रा भारत के लिए कर रहे हैं।
भारत किस तरीके से वहां जो अलग अलग प्रोविंसेस हैं उनको अलग अलग तरीके से टारगेट कर रहा है। अराकान में अलग चीज है, चिन प्रोविंस में अलग हो रहा है, तीसरा प्रोविंस है उसमें अलग हो रहा है। हर एक के लिए उसकी अलग स्ट्रेटेजी है कि वहां किस तरीके से काम किया जाए, वहां के रेबल ग्रुप्स किस तरीके से बात की जाए। जो भारत के रेबल ग्रुप्स हैं, जो भारत के खिलाफ लड़ते हैं, जो वहां जाके शरण लेते हैं, उनके ऊपर भारत स्ट्राइक्स करता है। म्यांमार और मणिपुर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर अलग कई एपिसोड तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन वहां पर भी भारत धीरे धीरे ग्राउंड बना रहा है। अमित शाह जल्दी ही मणिपुर भी जाने वाले हैं। जो विपक्ष को बड़ी रहती थी ना, मणिपुर क्यों नहीं जाते। मणिपुर बहुत ही टफ, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। भारत के ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन उन लिमिटेड ऑप्शंस को भी भारत बहुत सहज कर धीरे धीरे उनको और एक्सप्लोर कर रहा है और उनका इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि एक छोटी सी गलती वहां पर वो हालत कर सकती है कि जहां से पीछे मुड़ना मुश्किल हो सकता है। बहुत चीजें खुलकर नहीं बताई जा सकती, लेकिन पीछे मणिपुर की स्थिति जितनी दिखती है उससे विकट है, ये मानकर चलिए। और अगर कहीं ना कहीं म्यांमार में आप कुछ हासिल कर पाते हैं, अपने हितों को सिक्योर कर पाते हैं, तो आप वहां पर अमेरिका को भी एक बड़ा मैसेज दे रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में जो सरकार गिरी है वो तो अमेरिका को मैसेज है ही ना। अभी सीआईए किसको रिपोर्ट कर रही है? जब से तुलसी गबार्ड गई है डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस के पद से, तब से जो सीआईए और जितनी एजेंसीज हैं वो तो मार्को रूबियो को जवाब दे रही हैं, उसके प्रति जवाब दे हैं। और मार्को रूबियो आता है, मुलाकात करता है। क्यों करता है? वो इंटरनल फ्रंट, भैया आपने टर्की सेट कर दिया, पाकिस्तान कर दिया, अमेरिका कर दिया, म्यांमार में आप कर रहे हैं, आप चाइना के खिलाफ मिसाइल बेल्ट तैयार कर रहे हैं। इंटरनली क्या? इंटरनली भी तो जरूरी है। तो आपने वो पश्चिम बंगाल में किया, आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर कर रहे हैं, आप एनआरसी की तैयारी कर रहे हैं, आप एसआईआर कर रहे हैं। ये इंटरनल सैनिटाइजेशन है, ये अंदरूनी सुरक्षा है। मैं बीच बीच में एपिसोड हर 6 महीने साल भर में इस तरह के एपिसोड इसलिए करता हूं, ये बताने के लिए कि पिछले 6 महीने ने भारत ने क्या प्रोग्रेस किया। हो सकता है बहुत सारी जगह खामियां भी रही हैं, लेकिन पेज को और टाइट किया जा रहा है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने से ज्यादा अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए। रोज टेरर नेटवर्क्स भारत के अंदर बस्ट हो रहे हैं। अभी दिल्ली में हुआ, 6 पकड़े गए आईएसआई और दाऊद के नेटवर्क वाले, 6 या 9 पकड़े गए हैं। भारत के मंदिर से लेकर न्यूक्लियर साइट्स तक उनके टारगेट पर थे। पीएफआई से लेकर और बड़े बड़े टेरर मॉड्यूल्स, 500, 600 लोग एक एक टेरर मॉड्यूल से पकड़े जा रहे हैं। तो भारत में बहुत कुछ अंदरूनी तौर पर भी चल रहा है। अब सेंसस होगा, उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उसके बाद सरकार को जानकारी निकल कर आएंगी। बहुत सारा आपका जो डॉक्यूमेंटेशन वाला तंत्र है, जो फर्जी दस्तावेज बनवाता है, वो तोड़े जा रहे हैं। एक एक जगह से ऐसे ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं जो 2.5-3 लाख लोगों के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे थे। नक्सलवाद आप खत्म कर रहे हैं साहब। ये गंदगी कई दशक की जमी हुई है। ज्यादा तेज खुरचेंगे तो जख्म हो जाएंगे, धीरे धीरे करेंगे तो कुछ होगा नहीं। आपको सही प्रिसीशन, सही इक्विपमेंट के साथ उनको खोदना है, उनको निकालना है, और वो काम हो रहा है। तो भारत जहां पर भी हो, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, अपने टेक्टिकली, डिफेंस के हिसाब से, जहां पर भी जिस तरीके से भी अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर रहते हुए अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो कर रहा है, वो सब आपके सामने रखा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।